जय हिंद प्यारे बच्चों, ईएम वेव्स चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाला हूँ। बेटा देखते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या बोला है? पहले पार्ट में आपको बोल रहा है कैपेसिटर है, दो प्लेट्स हैं, उनका रेडियस गिवन है, उनके बीच में सेपरेशन गिवन है। अच्छा, बोल रहा है कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और जब चार्ज कर रहे हैं तो उसका करंट गिवन है। आपसे पहले पूछ रहा है इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। बेटा ये तो आसान है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी। ये कैलकुलेशन करनी है। देखो इप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है हमें सेपरेशन से, जो कि है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2। और देखना ये हो जाएगा भाई 8.85 इंटू पाई है आपका 3.14 इंटू 144 डिवाइड बाय 5, और पावर्स देखना 16 - 2, ये होगा 10⁻16 - 2 14। अब ये सब जो वैल्यूज है ना, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो रफली मुझे दिख रहा है, इसको अगर 9 ले लें, इसको 3 ले लें, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, ठीक है। 27 इंटू 144 होगा, तो उसको रफली ऐसे कर सकते हैं 25 इंटू 150। मैं रफ अगर करना चाह रहा हूँ तो 25 इंटू 150 डिवाइड बाई 5, तो 5 मेरा कैंसिल हो जाएगा, 150 इंटू 5 बच जाएगा 750 रफली मुझे दिख रहा है। बट मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर चुका हूँ। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो लगभग कुछ 800 के आसपास आएगा। ये जो पूरा है ये कुछ 800 के आसपास आने वाला है। तो ये हो जाएगा 800 इंटू 10⁻⁻14 फैरेड, जिसको आप लिख सकते हैं 2 0 हटा के 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, यानी 8 पिको फैरेड। ये हो गया कैपेसिटेंस का आंसर। अच्छा, साथ में हमसे ये भी पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा। तो देखना उसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डीवी बाई डी टी जानना चाहता हूं मैं। कैसे निकालेंगे बेटा? आपको पता होता है Q इक्वल टू सी वी, है ना। Q इक्वल टू सी वी, इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, तो तुम बोलोगे डी क्यू बाई डी टी, जो कि होता है तुम्हारा करंट, इक्वल टू C इंटू डी वी बाई डी टी। तो I तुम्हें दे रखा है, डी वी बाई डी टी क्या होगा? डी वी बाई डी टी हो जाएगा I बाय C, और I तुम्हारा देखो 0.15 एम्पियर, तो इसको लिख देता हूँ 15 इंटू 10⁻⁻2। और नीचे कैपेसिटेंस मैंने अभी निकाली थी 8 पिको फैरेड, तो 8 इंटू 10⁻⁻12, ये 15/8, कुछ 2 से थोड़ा सा कम, कुछ 1.9 आने वाला होगा, तो हो जाएगा बेटा 1.9 नियरली इंटू 10⁻10 वोल्ट पर सेकेंड। ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल आ जाने वाला है। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में आपको बोल रहा है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स बहुत आसान है निकालना, क्योंकि हम जानते हैं जितना कंडक्शन करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट पूरा अगर लिया जाए, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट लिया जाए, वैसे तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट को एरिया में स्प्रेड आउट लेते हैं, तो पूरा अगर लेना है तो पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट वही होगा जो आपका कंडक्शन करंट है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आने वाली है सेम एज द कंडक्शन करंट, क्योंकि हम टोटल ले रहे हैं, और कंडक्शन करंट आपको क्वेश्चन ने दिया है 0.15 एम्पियर, वही आंसर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट का भी होगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है क्या किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, जो बोलते हैं ना इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, क्या वो रूल दोनों प्लेट्स पे आपके वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया कि इधर से कंडक्शन करंट आ रहा है 0.15 एम्पियर, आगे तुम्हारा वायर नहीं है, लेकिन आगे डिस्प्लेसमेंट करंट जाता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी बेटा सेम ही जाता है 0.15 एम्पियर। यानी इस प्लेट पे अगर तुम डिस्प्लेसमेंट करंट को भी रख लो अपने करंट्स में, तो किरचॉफ्स लॉ वैलिड हो गया, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट बराबर हो गया। ऐसे इस प्लेट पे देखोगे
तो इनकमिंग करंट तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के कारण आएगा, आउटगोइंग करंट तुम्हारा कंडक्शन के कारण आएगा, फिर से दोनों बराबर होंगे। तो वी कैन से यस, इसको हम यस बोल सकते हैं कब, जब हम अपना करंट की डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट करंट को भी इंक्लूड कर लें। अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने लॉ में, तो हमारा लॉ यहां पर वैलिड हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स, रेडियस गिवन है जी, कैपेसिटेंस गिवन है, आपको गिवन है कि कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया 230 वोल्ट एसी सोर्स से। तो पहली बात मैं समझता हूं, अगर एक ही वैल्यू दी है तो ये जो वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू, ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी, इतनी सप्लाई दे रखी है। अच्छा, फिर आपको बोल रहा है 318 पर सेकेंड इसकी ओमेगा है, आपसे पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट। तो बेटा आरएमएस वैल्यू कंडक्शन करंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम, आई आरएमएस विल बी वी आरएमएस, उसको डिवाइड कैसे करना है, रिएक्टेंस से। रिएक्टेंस कैपेसिटर की होती है 1 बाय ओमेगा सी, यानी वी आरएमएस को डिवाइड करना है 1 बाय ओमेगा सी से, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाने वाला है, तो वी आरएमएस इंटू ओमेगा सी। वैल्यूज डाल दूंगा, क्या क्या वैल्यूज डालने वाला, देखो वी आरएमएस है तुम्हारा 230, ओमेगा है 300, कैपेसिटेंस देखिएगा 100 पिको फैरेड, तो उसको लिख देता हूं 10 की पावर -10, ठीक है। 2.3 इंटू 3 होता है 6.9, और फिर दो यहाँ से 4 और पावर निकल जाएंगी, तो बेटा ये आ जाना चाहिए 6.9 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, या फिर 6.9 इंटू 10 की पावर 10 की पावर नहीं, या फिर मैं बोल सकता हूँ 6.9 माइक्रो एम्पियर। ये हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होने वाला है। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, बोल रहा है क्या कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट है। बिल्कुल है, ये बेटा हमेशा ही होता है कैपेसिटर में, जितना कंडक्शन करंट आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट, रिमेंबर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट आपका पूरा एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट उतना ही आता है। तो आंसर है यस। जिन बच्चों को याद नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बेटा ऐसा इसलिए होता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है क्यू बाय एरिया। तो यहाँ पे देखना, अगर इसको लिखूंगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख रहा हूँ, क्यू बाय एरिया सिग्मा हो गया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनटू ए। आप नोटिस करेंगे ए कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी, यानी आपको पता लग रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डी क्यू बाई डी टी यानी कंडक्शन करंट के ही बराबर है, अगर आप पूरा ले रहे हैं। नोटिस करें, अगर मैं यहाँ पे जो फ्लक्स है, पूरे एरिया से नहीं कैलकुलेट कर रहा होता, तो क्या होता है, ये वाला एरिया ए अलग हो जाता इस वाले एरिया से। इसमें सिग्मा में तो टोटल एरिया चाहिए मेरे को, लेकिन ये वो वाला एरिया जिससे फ्लक्स कैलकुलेट करो, तो फिर ये कैंसिल नहीं होते। इन दैट केस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट पूरा कंडक्शन करंट के इक्वल नहीं आता। लेकिन उसमें भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर मैं कुछ अलग एरिया ले लूं, जो कि शायद नेक्स्ट पार्ट में तुमसे पूछा है, मान लो मैं यहाँ पे ये एरिया ले लूं A1, जबकि प्लेट्स का टोटल एरिया है A, तो बेटा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट इस एरिया के प्रोपोर्शनल आने वाला है। देखो ये जो A1 है ना, यहाँ आएगा, A1 यहाँ आएगा, इसके प्रोपोर्शनल आने वाला है। ये A1 और A बस कैंसिल नहीं होंगे। तो मेरा मतलब क्या है, इस केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा I1 अगर बोल दो तो वो हो जाएगा कंडक्शन करंट इनटू A1 बाय A, एरिया का रेशियो लेना पड़ेगा। लेकिन बी पार्ट में तो बस तुमसे पूछा था टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बिल्कुल टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट टोटल कंडक्शन करंट के बराबर है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है कहां पे, एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, और हमारा जो कैपेसिटर प्लेट था, देखो उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो नोटिस करो पूरा एरिया नहीं ले रहे अब हम, ये 6 सेंटीमीटर है, आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी पे। तो आपको पहले ये सोचना है कि इतने में डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा कितना आएगा, कैसे निकालूंगा मैं, और उसकी भी डिस्प्लेसमेंट करंट का भी एम्पलीट्यूड चाहिए। रिमेंबर उससे पहले वाले में यहाँ जो हमने निकाला था करंट,
वो करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पहले निकाल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा I1, वो कितना आने वाला है, करंट का एम्पलीट्यूड, टोटल करंट का एम्पलीट्यूड इनटू A1 बाय ए। A1 क्या है, जितने एरिया में निकाल रहे हो, A क्या है, टोटल एरिया। तो देखो तुम्हारा करंट का एम्पलीट्यूड कितना आया था, 6.9 इंटू √2 माइक्रो एम्पियर। कितने एरिया में निकाल रहे हैं, पाई इंटू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है जी, पाई इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा 3/6 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर उधर बच रहा है 1/4। तो बेटा तुम्हारा करंट का एम्पलीट्यूड वहां पे आ जा रहा है 6.9 इंटू √2 डिवाइड बाय 4 माइक्रो एम्पियर। ये करंट का एम्पलीट्यूड आया है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, आप मैग्नेटिक फील्ड में अपना वो एम्पियर्स वाला फॉर्मूला लगा दें, μ0I/2πr। और वो फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो देखिएगा, हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I1/2πr। वैल्यूज डाल दो, μ0/2π की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7। I1 की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 6.9/4 इंटू √2 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर मतलब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁻6 से। ये क्या हो गया, μ0/2π हो गया, I1 हो गया। और नीचे R से, डिस्टेंस से और डिवाइड करना है। डिस्टेंस तुमसे पूछी है 3 सेंटीमीटर पे, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 से डिवाइड होगा। अब देखो कॉमन टर्म्स कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 यहाँ कैंसिल होगा, तो मुझे दिख रहा है जी 2.3 √2 डिवाइड बाय 3 कैंसिल कर दिया था और एक 2 नीचे बचा, बाय 2 इंटू 10 की पावर देखना, 10 की पावर है यहाँ पे 13 और 2, तो 13 - 2 10⁻⁻11। और बेटा ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 2.3 इंटू देखो 1.4/2 आ रहा होगा ना, तो 2.3 इंटू 0.7, तो 2.3 इंटू 0.7 कुछ 1.5 आना चाहिए। तो दिस विल बी नियरली इक्वल टू 1.5। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। ये आपका आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, आप चाहो तो एग्जैक्ट कर लो, मैंने रफ कर दिया, आप समझे होंगे रफ कैसे किया। यहाँ √2/2 है ना, तो √2/2 में 1.4/2 0.7 हो गया, तो 2.3 इंटू 0.7, तो मैंने सोचा 2.5 इंटू 0.7 होता तो एग्जैक्टली 1.5 होता, थोड़ा सा 1.5 से कम आएगा, नियरली 1.5 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8.3 देखिए, 8.3 में बोल रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्सरेज, रेड लाइट एंड रेडियो वेव्स। आप नोटिस करें तीनों की वेवलेंथ डिफरेंट है, वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, लेकिन तीनों के लिए सेम क्या होगा, क्योंकि तीनों के तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो वैक्यूम में तीनों की स्पीड सेम होगी, सेम एज जो हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट c, 3 इंटू 10⁸। तो बेटा इसका आंसर क्या आने वाला है, स्पीड इन वैक्यूम इज सेम। ठीक है, स्पीड इज सेम, और वो स्पीड कितनी होने वाली है, c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुम लोगों को याद होगा, हमने बताया पढ़ाया है कि v इक्वल टू λf होता है एक वेव के लिए। बेटा मीडियम पे डिपेंड करती है स्पीड, मीडियम पे डिपेंड करती है फिर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी सोर्स से आती है। EM वेव्स के लिए जो कि ट्रैवल कर सकते हैं वैक्यूम में, स्पीड की वैल्यू सारे EM वेव्स के लिए लैम्डा और f डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन सारे वेव्स के लिए v की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू सेम आने वाला है वैक्यूम में, 3 इंटू 10⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8.4 बोल रहा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी दोनों ही z एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। तो z एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड XY प्लेन में कहीं होंगे, क्योंकि z एक्सिस कोई भी आप सोचें, लेट्स से z एक्सिस है तो z एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है ना XY प्लेन, तो z एक्सिस के परपेंडिकुलर वैसे तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, लेकिन कोई भी डायरेक्शन लोगे, मान लो z एक्सिस उसके परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन लोगे, वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन यानी XY प्लेन में आने वाला है।
तो हम बोलेंगे ये एक्स वाई प्लेन में होने चाहिए, और एक्स वाई प्लेन में आएंगे। और आपसे पूछा है, कुछ तो पूछा है, आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30, व्हाट इज द वेवलेंथ। तो फिर से वही क्वेश्चन यूज कर दूंगा, अभी मैं तुम्हें बताया था c इक्वल टू लैम्डा एफ होता है। तो लैम्डा पूछा हुआ है बेटा, लैम्डा आ जाएगा c बाय एफ। c की वैल्यू डाल दो, c होता है 3 इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा 30 मेगाहर्ट्ज, मतलब कि 3 इंटू 10⁷। आप देखेंगे आंसर आ जाएगा 10 मीटर। ये तुम्हारा वेवलेंथ होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट देखते हैं 8.5। आपसे पूछ रहा है रेडियो कैन ट्यून इनटू द स्टेशन, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। फ्रीक्वेंसी की रेंज ये दे रखी है, तो वेवलेंथ की रेंज क्या होगी। तो बेटा आप जानते हैं वेवलेंथ, अभी हमने जैसे डिस्कस किया, वेवलेंथ होता है c बाय एफ। तो पहली वेवलेंथ निकाल लो, लैम्डा 1, c की वैल्यू रखो, फिर फ्रीक्वेंसी वैल्यू रखो। देखो 7.5 मेगाहर्ट्ज है ना, तो 7.5 इंटू 10⁶। तो मुझे दिख रहा है भाई ये आ जाएगा 1/3, हाँ 1/2.5 इंटू 10⁻², मतलब कि 100/2.5, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। और लैम्डा 2 देखिएगा, लैम्डा 2 में ऐसे ही c की वैल्यू तो वही है, वेवलेंथ है आपकी सेकेंड में, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपकी 12 मेगाहर्ट्ज, तो नीचे 12 इंटू 10⁶ करेंगे, तो ये 3/12 हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻², यानी 100/4, 100/4 आ रहा होगा बेटा 25 मीटर। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का बैंड क्या होगा, वेवलेंथ का बैंड होगा 25 मीटर से 40 मीटर के बीच में आपकी वेवलेंथ वेरी करेगी। सिंपल एप्लीकेशन है c इक्वल टू लैम्डा एफ या लैम्डा इक्वल टू c बाय एफ। 8.6 देखिए बोल रहा है चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ गलती से 109 लिखा था, एक्चुअली उसमें क्वेश्चन में गिवन है 10⁹ हर्ट्ज। पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव्स। बेटा ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी वही आएगी जो चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैं बोल सकता हूँ सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसी की वजह से तो ईएम वेव्स बनती हैं। और चार्ज पार्टिकल की कितनी दे रखी है, 10⁹, तो इसका भी आंसर होगा 10⁹ हर्ट्ज। डन। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 8.7 देखें, बोल रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी नॉट इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में ये रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इक्वल टू c इंटू मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। वैल्यूज डाल दो, कैलकुलेशन कर लो। c है तुम्हारा 3 इंटू 10⁸, और ये देखना 510 नैनो टेस्ला है, तो इसको लिख देते हैं 5.1 इंटू 10⁻⁻7। 3 इंटू 5.1, 3 इंटू 5.1 होता है 15.3, और इंटू 10⁻1, तो ये बेटा बच जाएगा आपका 153, और यूनिट्स होते हैं हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वोल्ट पर मीटर। ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8.8 देखते हैं। आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अगर गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फर्स्ट पार्ट में 4 चीजें पूछी हैं, पहले बी नॉट एक एक करके निकालते हैं। पहला पूछ रहा है बी नॉट, तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, बी नॉट होता है ई नॉट बाय सी। ई नॉट की वैल्यू उठाओ, ई नॉट की वैल्यू 120 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸, मुझे दिख रहा है 120/3 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, या फिर आप चाहो तो इसको 400 नैनो टेस्ला भी लिख सकते हैं। फिर पूछ रहा है ओमेगा, देखना यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप जानते होंगे ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। मैं फ्रीक्वेंसी को f लिख रहा हूँ, यहाँ पे उसी चीज को उसने न्यू लिखा हुआ है ना, मैं उसको f लिख रहा हूँ। वैल्यू डाल दो, तो 2π इंटू 50 मेगा है, तो 10⁶, तो देखिएगा 100π इंटू दैट, तो याद आएगा भाई पाई इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। ये आपका ओमेगा हो गया। नेक्स्ट पूछा आपसे के और लैम्डा। के और लैम्डा कैसे निकाल सकते हो, पहले आपको रियलाइज करना है कि किसी भी वेव के लिए ओमेगा बाय के,
ओमेगा बाय के वेव स्पीड के इक्वल होता है, इस केस में स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स के की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाय सी। ओमेगा मैंने अभी आपको बताया, तो ओमेगा है पाई इंटू 10 की पावर 8 ना, उसको डिवाइड करना है सी यानी 3 इंटू 10 टू पावर 8 से। देखेंगे के की वैल्यू आ रही है पाई बाय 3 पर मीटर, पाई बाय 3 पर मीटर। और बेटा अगर के आ गया तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, बोलोगे वेवलेंथ होता है 2 पाई बाय के, और 2 पाई बाय के करोगे तो 2 पाई अपॉन पाई बाय 3, आप देखेंगे आंसर आ जाएगा 6 मीटर। ये तुम्हारा वेवलेंथ का आंसर है, पार्ट ए हो गया। अब आपसे पूछ रहा है पार्ट बी में फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। ई और बी के लिए एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो ई और बी के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूं मैं, देखिएगा ई और बी के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। ई नॉट था हमारा 120, बी नॉट आया था 400 नैनो टेस्ला, ओमेगा दे रखा है, के दे रखा है पाई बाय 3। तो देखो आपका इक्वेशन में क्या होता है ना, वेव की इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है अंदर, बाहर एम्पलीट्यूड होता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं बोलूंगा E इक्वल टू एम्पलीट्यूड 120 इंटू साइन या कॉस जैसे भी लिखना चाहो ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखना ओमेगा टी माइनस के एक्स, और उसने बोल रखा है कौन सी डायरेक्शन, तो मैं कोई भी डायरेक्शन मान लो एक्स एक्सिस बोल देता हूं, के एक्स, के की वैल्यू पाई बाय 3 इंटू एक्स। आप चाहो तो यहाँ एक फेस कांस्टेंट भी लगा सकते हो। पॉइंट ये है कि जो यहां लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, साइन इसके आगे जो भी लिखा है सेम मैग्नेटिक फील्ड में लिखना है, बस मैग्नेटिक फील्ड में केवल एम्पलीट्यूड चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैं लिखूंगा B इक्वल टू बी नॉट, बी नॉट तो तुम्हारा 400 नैनो टेस्ला, चलो मैं ऐसा यूनिट्स में डाल देता हूँ, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। उसके आगे सेम करना है जी, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो साइन ऑफ पाई इंटू 10 टू पावर 8 टी माइनस पाई बाय 3 इंटू एक्स। सेम आंसर आपका आ जाना चाहिए। ये हो गया पार्ट बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8.10 पे आ जाए। बोल रहा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन दे रखा है एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दे रखा है। आपसे पूछा जाए पहले कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी। फिर से हम अपनी वही पॉपुलर इक्वेशन यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल टू सी बाय एफ। कुछ देर लिखा तो मानूंगा कि वैक्यूम में जा रहा है। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 8, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2 इंटू 10 टू पावर 10। देखेंगे आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर। ए पार्ट। बी पार्ट में बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपने को दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय सी। ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है 48, इसको डिवाइड कर दो 3 इंटू 10 टू पावर 8 से। आप देखेंगे आंसर आ जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला SI यूनिट्स में। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपने नोटिस किया हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके इसी पे रिलेटेड आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे 8.10 का सी पार्ट। इसमें बोल रहा है show that average energy density of electric field equals the average energy density of magnetic field। बेटा ये बड़ा सिंपल है प्रूव करना। क्यों? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली हाँ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो ईएम वेव्स में क्या होता है ना, ई खुद एक साइनसॉइडल फंक्शन होता है। तो साइनसॉइडल फंक्शन होता है, तो जब ई स्क्वायर करोगे तो उसमें साइन का स्क्वायर आएगा बेटा, और साइन के स्क्वायर की एवरेज होती है हाफ। मेरा मतलब ये है कि इसकी जब एवरेज लोगे ईएम वेव्स में तो ई स्क्वायर की एवरेज ई नॉट स्क्वायर बाय 2 आती है, ई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो यानी इसकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की आएगी, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की होती है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। फिर से इसकी एवरेज लोगे तो बी स्क्वायर की एवरेज आ जाएगी बी नॉट स्क्वायर बाय 2, मतलब ये आने वाली है बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, सॉरी 4 म्यू नॉट। ये दोनों इक्वल हैं। ये आप प्रूव कर सकते हैं कैसे, क्योंकि आपको ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन पता है। तो चलो देखो लगा के देखते हैं क्या पता है मेरे को। मुझे पता है ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट।
लिखो यहाँ पे इसको, ई नॉट इक्वल टू सी बो नॉट लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर इंटू बी नॉट का स्क्वायर। और साथ ही आप ये भी जानते हैं कि सी का क्या रिलेशन होता है म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट से, आप जानते हैं ना, सी स्क्वायर होता है जी 1/म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ डालिए, सी स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर में आता है 1/म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर। क्या आप देख पा रहे हैं, इप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दिया तो क्या बचा यहाँ पे, बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। और यही तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड में भी आ रहा था, तो यही तुम्हारा बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट, यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ बोथ फील्ड्स इज सेम। दोनों फील्ड की एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव्स में सेम ही आती है। एक की हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक की बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, लेकिन जब ई और बी में रिलेशन यूज करते हो अपने आप दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है।